दोस्तों एक बात को ध्यान से सुनना कि आप एक प्रैक्टिस करते हो, एक आपका साथी प्रैक्टिस करता है, बट जब मॉडरेट पेपर बनता है आप लाइव मॉक देते हो, पंडित्स का देते हो, टेक्स्ट बुक का देते हो या आरबी का देते हो, उसमें उसका स्कोर पूरा आता है 90 में से 90, बट आपका स्कोर 40, 38, 40, 36 रह रहा है। ये 12-13 नंबर आपके कम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस आपने भी बराबर कर रखी है, उसने भी बराबर कर रखी है, बट वो हमेशा पूरे मार्क्स लाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे ही मॉडरेट पेपर आता है उसका जो स्कोर है, जो परसेंटाइल है, वो बहुत बेटर आता है, बट आपका डाउन हो जाता है। इसका रीजन क्या है? देखो, जो भी पेपर बनता है आप देखना, मैं जैसे एक पुराना स्टूडेंट हूँ, जिस टाइम पे जो अपनी क्वांट टायर 2 में 100 क्वेश्चन की आती थी 200 मार्क्स के लिए, उस टाइम पे क्या होता था, जो पेपर सेट बनाने वाला जो एग्जामिनर होता था वो क्या करता था, उसमें बढ़िया क्वेश्चन भी डालता था, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। तो जो बच्चा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में ना फंस के उन्हें ईजी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से करता था, वो पूरे स्कोर करता था। बाकी बच्चे कैलकुलेशन करते करते पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, वो पहुंचते 85, 90, 92 क्वेश्चन करते। बट एक टॉपर होता है वो पूरे 100 क्वेश्चन करता है अपनी फुल एक्यूरेसी के साथ। वो टॉपर क्यों बन पा रहा है और आप टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे? उसके पीछे रीजन क्या है? आपने सब कुछ पढ़ लिया, कोचिंग कर ली, प्रैक्टिस कर ली, पीवाईक्यू कर लिए, मॉक्स दे लिए, सेक्शनल टेस्ट दे लिए, चैप्टर टेस्ट दे लिए, उसके बावजूद आपका स्कोर पूरा क्यों नहीं बन पाता? आपके पास टाइम कम क्यों पड़ जाता है? जब अच्छा खासा पेपर आता है, मॉडरेट या टफ, आपको पता है कि मॉडरेट या टफ पेपर आता है तो सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है। तो आपका स्कोर अच्छे से क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि कैलकुलेशन आप गुणा भाग करना, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स याद करना, यही नहीं होती। कैलकुलेशन पूरी एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप नॉर्मली इसको कॉन्सेप्ट वाइज करोगे, बेसिक से करोगे, आपके 4 से 5 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें अगर आप कैलकुलेशन वाली स्किल यूज करोगे तो ये 10 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड का मान लो अगर आप आराम से करते हो तो 30 सेकंड मैक्सिमम लोगे इस सवाल करने में। बाकी नॉर्मल बच्चा करेगा तो ये पक्का 3 से 4 मिनट खा के बैठेगा। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि कैलकुलेशन के जो सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, जैसे कि आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, आपको डिजिटल सम आना चाहिए। जो सबसे तगड़ा हथियार है पूरी क्वांट में कैलकुलेशन करने का, सबसे तगड़ा जो हथियार है, जो डायरेक्ट कैलकुलेशन की गर्दन काटता है, गर्दन काट के डायरेक्ट आपको ऑप्शन देता है कि भाई ये टिक करके आगे चलो। तो सबसे तगड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका टाइम बचाने का, वो डिजिटल सम करेगा। यूनिट डिजिट है, अप्रोक्सीमेशन है, ऑप्शन से सवाल करने, ये सारे तरीके आपको आने चाहिए। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे तगड़ा काम करता है, जो तगड़ी कैलकुलेशन आता है, जो मॉडरेट पेपर बनता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मेथड है वो डिजिटल सम है। मेंस 2017 का जो पेपर हुआ था सीजीएल का, उसमें टॉपर के 170 से ऊपर नंबर नहीं आए थे, आपको पता हो तो। टॉपर भी 170 कर पाया था। उस पेपर में लगभग 25 से 30 सवाल डिजिटल सम से हो रहे थे। और 30 सवाल डिजिटल सम का मतलब एक सवाल 30 सेकंड पकड़ो, 30 सवाल को आप 15 मिनट में कर पा रहे हो, जो कि बहुत तगड़ा पेपर था। मैं इस पीपीटी में आपको दिखाने वाला हूं 2017 के तगड़े तगड़े सवाल जो डायरेक्ट डिजिटल सम से हो रहे हैं। तो कभी भी मॉडरेट पेपर बनता है, टफ पेपर बनता है जिसमें कैलकुलेशन आती है, वो कैलकुलेशन एग्जामिनर इस हिसाब से सेट करता है कि ताकि आप वहाँ पे डिजिटल सम लगा पाओ। डिजिटल सम अपने आप में बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा हथियार है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाऊंगा कैसे आप हर एक चैप्टर में डिजिटल सम लगा सकते हो। परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, एलजेब्रा में, मेंसुरेशन में, हर एक टॉपिक में आप लगा सकते हो। कहीं भी कैलकुलेशन दिखती है आप आराम से लगा सकते हो। कौन से क्वेश्चंस में आपको नहीं लगाना है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप क्लास पूरी ध्यान से देखना, एंड में आप अपने आप कमेंट कर दोगे कि सर वाह क्या आपने मेथड सिखाया। अब हमारी जो क्वांट है, जिस बच्चे ने रियल में प्रैक्टिस कर रखी है, उसका स्कोर कम से कम 5 से 10 नंबर आज के बाद बढ़ जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये आराम से समझना। जो जो चीज़ें मैं बताऊँ आप नोट कर सकते हो उन चीज़ों को, और फिर आप इंप्लीमेंट करना। कल से ही आप सेक्शनल मॉक और मेन जो मॉक होते हैं फुल मॉक, उनमें इंप्लीमेंट करना, अपने आप स्कोर बूस्ट होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि डिजिटल सम लगाते ही आपका 1 मिनट बचता है। क्योंकि डिजिटल सम हर कहीं नहीं लगाते, अच्छे सवाल होते हैं, जो टफ सवाल होते हैं उनमें टफ सवाल आपकी 2 से 3 मिनट लेता है, बट डिजिटल सम 30 से 40 सेकंड लेगा। आपके पास 1.5 मिनट एक्स्ट्रा, अगर आपने 3 क्वेश्चन में लगा दिया तो आपके पास 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप ध्यान से पूरी क्लास देखो, जो बातें थी मैंने बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है। मैंने बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाई है। ठीक है, अब मैं बिना देरी के शुरू करता हूँ। सारे बच्चों को डिजिटल सम ऑलरेडी आता है, बट वो मेन एग्जाम या फिर मॉक्स में जब प्रैक्टिस करते हैं तब डिजिटल सम का यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ये आता हुआ सवाल में डिजिटल सम से गलत ना कर दूं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बेसिक क्लियर नहीं है। जब बेसिक पता होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ भाई बेसिक ये होता है, ये एक अपने क्वांट का एक कॉन्सेप्ट है, तो तब जाके वो अप्लाई करना शुरू करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको आइडिया ही नहीं है कि डिजिटल सम आया कैसे। तो
तो अपन एक एक चीज़ करेंगे कि ये आया कैसे और फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और अपनी पूरी क्वांट में हर एक टॉपिक में अपन डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखो मैं आपको देखो बहुत तगड़े तगड़े सवाल जिनमें 5-5 मिनट लग जाती है सोल्व करने में, कैलकुलेशन में। अब देखो यहाँ पे देखो आप, ये सवाल किसका आया, ये HCF एलसीएम का सवाल है, ये अपने ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये फिर परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप देखो हर एक टॉपिक में आप लगा सकते हो, और सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये अर्थमेटिक के टॉपिक्स में। तो एकदम बेसिक से मैं शुरू करूँगा, ठीक है, 1 बाय 1 करके। देखो सबसे पहले गणित में हमेशा इक्वेशन लिखी होती है, LHS = RHS लिखी होती है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 28 = 28। क्या सबको समझ में आ रहा है कि ये सही लिखा है। अब मैं यहाँ पे इसमें 9 का भाग दूँ, इधर में 9 का भाग दूँ, तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है। दोनों संख्याओं में सेम चीज़ का भाग देने पे रिमाइंडर सेम आना चाहिए। इधर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर का मतलब ये जो शेषफल बचता है वो 27 1। इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। क्या बात सही है कि नहीं है। आगे एक और देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे आप 47 लिख रहे हो, यहाँ आप 47 लिख रहे हो, दोनों बराबर है। इधर भी 9 का भाग दोगे, इधर भी 9 का भाग दोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2 2। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जब इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो एक समान है। उनमें अगर अपन एक समान चीज़ का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम। ये चीज़ पहली चीज़ नोट कर लो, आपको समझ में आई होगी। आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों साइड बराबर है, तो दोनों साइड में जब मैं 9 का भाग दूंगा तो दोनों तरफ रिमाइंडर सेम आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो पहली बात कंप्लीट। आगे चलते हैं अपन। देखो दूसरी बात अपन समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 437 है, 437 में मैं 9 का भाग दूँ, ठीक है, पहला आप दो, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा दूसरा। मैं पहले तब तक लिखता हूँ 528 में आप 9 का भाग दो, ठीक है, फिर आप 638 में 9 का भाग दो। देखो एक एक चीज़ आप बेसिक से समझोगे ना, तब जाके फिर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, भाग भाग के आप ना डिजिटल सम लगा सकते हो, ठीक है। 18743। जब आपने इस संख्या में 9 का भाग दिया तो कितना आया, 9 चौक 36, 36 से 77, 77 का मतलब 8 बार जाएगा, 72 आएगा। शेषफल क्या बचा, यहाँ पे शेषफल 5 बचा। आगे देखो इधर अपन 9 का भाग देंगे, 5 बार गया 45, 7 और 8 आया, कितनी बार गया 8 बार गया 72। शेषफल क्या आया 6 आया। आया कि नहीं आया, आया। भाग ये रिमाइंडर बोलो या शेषफल बोलो। अब देखो इसमें भाग दिया, कितनी बार गया 7 बार 63। रिमाइंडर क्या बचा 8 बचा। बचा कि नहीं बचा। इससे आप बहुत अच्छी चीज़ समझने वाले हो। देखो आगे देखो, इसमें 9 का भाग दिया, 1 बार गया 9, फिर 8 में नहीं गया 7 लिखा, 9 बार गया 81, फिर 6 आया, फिर 4 आया 7 बार 63 13। आई थिंक ये सबको पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। यहाँ पे शेषफल क्या आया 4 आया। अब आपको एक चीज़ देखनी है, देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। अब नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है कि जब किसी भी संख्या में 9 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही आता है जो उस संख्या के डिजिट्स को अपन ऐड करेंगे सिंगल डिजिट में, ठीक है। अब देखो इस बात का क्या मतलब है वो समझो, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनो कि ये संख्या है, इस संख्या के जो डिजिट्स है उनको सम करो, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो इनको लिखो 14। इस 14 को फर्दर अपन क्या करेंगे, फिर डिजिट सम करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 4 और 1 5। ये सिंगल डिजिट तक अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 का रिमाइंडर हमेशा सिंगल डिजिट में आना है। क्यों आएगा, क्योंकि 9 से बड़ा होते ही तो 9 का भाग चला जाएगा, या 9 होते ही भाग चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि 9 का रिमाइंडर मैक्सिमम 8 तक हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। 9 आते ही तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, इस नंबर का अपने को डिजिटल सम करना है, तब तक करना है जब तक सिंगल नंबर ना जाए। पहले 7 और 3 10, 10 और 4 14, पहले 14 लिखा अपने, फिर इसको फर्दर अपने डिजिट सम किया जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। तो यहाँ पे अपने को 5 मिला, ये दोनों बराबर दिखेंगे आपको। फिर आप यहाँ करोगे कि 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 लिखा, 15 को फर्दर आप करोगे तो कितना आया, 5 और 1 6। आया कि नहीं आया, आया। फिर आगे आपने देखा 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 को फिर आपने क्या किया, डिजिट सम किया, कितना आया 8 आया। आया कि नहीं आया, आया। आगे देखो 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 4 28, 28 और 3 31, 31 का मतलब हो गया 3 1। इसको आगे फर्दर करो, कितना 3 और 1 4। तो आपने ये चीज़ समझी होगी, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है ये नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट है कि 9 किसी भी संख्या में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर वही आता है जो उस संख्या की डिजिटल सम है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी सबके सब बच्चों को। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है,
ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा गणित की भाषा से और समझते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको गणित की भाषा में कैसे समझते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, आपका जो मन करे वो लिख लो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 6358, ठीक है। अब इस संख्या को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये 1000 वाले प्लेस पे है तो मैं इसको 6000 लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी 6000 नहीं, 1000 इंटू, एक मिनट ये क्या हो गया, क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना है 1000 इंटू 6 है कि नहीं है। फिर ये 100 वाले प्लेस पे है तो क्या करूँगा 100 इंटू 3, फिर ये कितना 10 इंटू 5 प्लस 8 आया कि नहीं आया, आया। ये आप लिख सकते हो, ये आपको पता है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या मैं 1000 को 999 प्लस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको 99 प्लस 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 10 को क्या लिखूँगा मैं 9 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 8। अब आप देखो कि जब मैं इसमें 9 का भाग दूंगा, चाहे इस संख्या में मैं 9 का भाग दूं, चाहे इसमें 9 का भाग दूं, बात तो सेम ही है। यहाँ मैं 9 का भाग दूंगा तो ये 999 में 9 का भाग चला जाएगा, शेष पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। लेकिन ये 6 बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 6 बच जाएगा, प्लस इधर भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें पूरी बार चला जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। और फिर इधर अपन देखेंगे तो 9 में फिर भाग चला जाएगा, इधर से 5 बच जाएगा और फिर इधर से 8 बच जाएगा। क्या ये संख्या ये वही डिजिट्स है जो इस संख्या में 6358 है कि नहीं है। तो बस वो मैंने आपको वैसे बता दिया। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में जब 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर वही बचेगा जो उस संख्या के डिजिट्स हैं, उनका जो डिजिटल सम आएगा वही, ठीक है। आपको शायद दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब ये डिजिटल सम कैसे करते हैं नंबर्स का वो अपन सीखते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत तगड़ा तरीका है, वो भी आपका टाइम बचाएगा। अब देखो कोई नंबर्स है वो एडिशन में लिखे हैं, जैसे 2 टर्म में लिखे हैं, तो अपन डिजिटल सम कैसे करेंगे। देखो मैंने लिखा जैसे कि 21 प्लस 19। अब मुझे पता है कितना है, 21 और 19 40 है। तो जब दोनों संख्याएं बराबर है तो इधर मैं जब 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, तो इधर भी 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब देखो 2 और 1 3, इनका मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूँ, और इधर 9 और 1 10, इसका 1 आ गया, आया कि नहीं आया, आया। अब देखो फर्दर अपन क्या करेंगे, ये जो इनका इंडिविजुअल जो डिजिट सम आया इनको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 कितना आया 4, तो 4 क्या आ गया अपना रिमाइंडर, इधर कितना आया 4 रिमाइंडर आया। तो इस बात से आपको क्या समझना है कि जब बहुत सारी संख्या लिखी हो ऐसे, तो इनका डिजिट सम कैसे करेंगे अपन, इनका डिजिट सम कैसे करेंगे वो अपन इनको इंडिविजुअली ऐड करेंगे पहले और फिर इनको ऐड कर देंगे। देखो 6 3 9 10 11, 11 4 15, यहाँ से 15 आया, यहाँ से 6 3 9 10 11 आया, 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17। सो 17 को क्या लिखोगे 7 और 1 8, प्लस 1 और 1 2, प्लस 5 और 1 6। अब इनको ऐड कर दो, 8 2 10, 10 6 16, 16 को कैसे लिखोगे 6 और 1 7। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि आपको डिजिट्स को ऐड कैसे करना है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या करना है आप देखो खुद बताओ कि जब 18 लिखा है, जब 18 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके डिजिट सम का भी डिजिट सम है वो भी 0 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 है, अपने ये बात पहले ही पढ़ी है जस्ट अभी, कि किसी संख्या के डिजिट्स का सम किसके बराबर होगा, जब उस संख्या में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर के बराबर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे डिजिट सम क्या आना चाहिए 0। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है अपने को 1 + 8 = 9, कि सर यहाँ तो 9 आ रहा है। तो आप एक बात देखो कि अगर 9 रिमाइंडर बच रहा है, 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस बात से ये समझो कि चाहे 9 हो चाहे 0 हो, ये दोनों बात बराबर है। इस बात को ध्यान से समझना, चाहे आप 9 लिखो चाहे उसको 0 लिखो, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पे आपको 9 दिखता है तो उसको आप कंसीडर करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि जो डिजिट सम है, जो डिजिट सम का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इस पार्ट का, वो 0 आना है। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 7, एक लिख दिया मैंने 9 0। 90 में जब मैं 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आना, ये मेरे को पता है। लेकिन यहाँ से डिजिट सम कितना आ रहा है 9 + 0 = 9। अभी मैंने क्या बोला कि जब रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब
डिजिट सम भी जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अपन इस नो को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आया, जीरो आया। डिजिट सम कितना आया, जीरो बोलो नो बोलो बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 27 है, 27 में जब मैं 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। रिमाइंडर जीरो आएगा, इस बात का क्या मतलब है कि इसके डिजिट सम है उनका भी जो सम है वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर नो आना चाहिए। बात है कि नहीं, एक ही चीज़, इसको कुछ भी बोलो आप, कि नो बोल दो चाहे जीरो बोल दो, कि जब रिमाइंडर जीरो बच रहा है इस बात का ये मतलब है कि उस संख्या के डिजिट सम करेंगे तो नो आएगा। ये बात आप एकदम गांठ मान लो, क्या, कि जब भी किसी संख्या में 9 का भाग दें और रिमाइंडर जीरो आए, इसका मतलब यह है उस संख्या के डिजिट्स का जो डिजिटल सम है वो नो आएगा। क्या आएगा, नो आएगा। इस नो को अपन इग्नोर कर सकते हैं, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब डिजिट सम नो है तो रिमाइंडर जीरो आना है, तो फिर डिजिट सम को अपन इक्वल टू जीरो मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 7 और 2 क्या है, नो को इग्नोर कर दो। समझे बात। देखो फर्दर अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो 63281762 ये लिखा है। इसमें आप जब 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस संख्या के डिजिट इस संख्या के जो डिजिट्स है इनको सम करने पे जो डिजिटल सम आएगा उसके बराबर। तो अपन करते हैं, देखो 6 3 9 बन गया। देखो आपको क्या करना है, ये चीज़ मैं अभी सिखा रहा हूँ कि जैसे ही 9 बन जाए, चाहे संख्या में 9 लिखा हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये संख्या बड़ी कर दी मैंने, कहीं पर भी आपको 9 बनता हुआ दिखे तो आप उसको इग्नोर कर दो। देखो कैसे, 6 और 3 9 बनते ही क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो, तो इग्नोर कर दो। 8 और 1 9 बन गया, छोड़ दो। 7 और 2 9 बन गया, छोड़ दो। 9 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, कितना बन गया, 10 का मतलब 1 + 0 = 1 रिमाइंडर आ गया, डिजिटल सम 1 आ गया। तो आपको कहीं पर भी, अब देखो इधर मैं अलग से एक चीज़ और लिखता हूँ कि 39 + 19 + 63 + 25 इसका डिजिटल सम क्या है। तो आप कैसे करोगे कि सर ने बताया है कहीं पर भी 9 बन जाए तो उसको क्या मान लो, जीरो मान लो। 6 और 3 जीरो, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया। यहाँ पे 9 दिख रहा है तो 9 को छोड़ दो, यहाँ क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पे 9 दिख रहा है 9 को छोड़ दो, क्या बच रहा है 3। इधर क्या है 5 और 2 7, तो इसका डिजिटल सम क्या है, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। तो आपको कहीं पर भी 9 दिखे। अब देखो ये जो डिजिटल सम है ये अपन कैसे करते हैं, ये अपन ने एडिशन में समझा है, और 9 को कैसे इग्नोर करना है। अरे क्यों करना है वो मैंने आपको समझाया है। क्यों करना है, क्योंकि 27 में आप 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जीरो आना है कि नहीं आना। तो रिमाइंडर जीरो आना, इसका मतलब इस संख्या के जो डिजिटल सम है वो भी जीरो है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है, या फिर इसको आप 9 मान सकते हो, आपकी मर्जी। एक चीज़ और, अब देखो जो डिजिटल सम है उसमें डेसिमल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल या फिर परसेंटेज। अब देखो मैं इसे बोलूँ कि 32% ऑफ 64 कितना होगा, बताओ। तो आप यहाँ पे अगर डिजिटल सम करोगे तो क्या करोगे, इसको इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। 3 और 2 5, आपको पता परसेंटेज का मतलब गुणा होता है, यहाँ पे गुणा लगाओ। 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, तो यहाँ पे डिजिटल सम 5 आ गया। अगर डेसिमल लिखा है 2.35642 प्लस 6.23 लिखा है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा। ये जो पॉइंट लगा है इसको इग्नोर करो और देखो 6 और 3 9, कोई मतलब नहीं है। 5 और 4 9, 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम 4 आ गया इंडिविजुअल, और इसका क्या आया 6 और 3 9, यहाँ से 2 आ गया। तो इस पूरी संख्या का डिजिटल सम क्या आया 6। आई थिंक आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया। अगर डेसिमल है तो डेसिमल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपन सिंपली यहाँ गुणा करेंगे। तो आपको शायद ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ऐड करते हैं डिजिट्स को। अब देखो मैं आगे आपको समझाता हूँ सब्ट्रैक्शन। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 631 - 457, तो बताओ इस संख्या का डिजिट सम क्या है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वही इंडिविजुअल कितना होगा 6 और 3 9, ये तो गया, यहाँ से 1 आया, माइनस 4 और 5 9, यहाँ से 7 आया। तो यहाँ से जो डिजिट सम आ रहा है वो माइनस का 6 आ रहा है। या तो आप बोलो कि डिजिट सम माइनस का 6 आ रहा है, या फिर आप ये बोलो कि रिमाइंडर -6 आ रहा है। रिमाइंडर -6 का क्या मतलब हुआ कि 9 में 6 कम पड़ रहा है, इस बात का ये मतलब हुआ। तो आप एक काम करो, ऐसे समझो, जब भी आपको माइनस में दिखे, अपन काम किसके लिए कर रहे हैं, 9 के लिए कर रहे हैं, तो इसमें 9 ऐड कर दो। तो बताओ कितना आया डिजिट सम, 3 आ गया। बस ऐसे कर देना आपको। अगर माइनस दिखे घबराना नहीं है, +9 कर ऐड कर देना आप, ठीक है।
ये अपन माइनस में सीख गए। अब जो सबसे तगड़ा है वो डिवीजन का, बट अपन मल्टीप्लिकेशन का भी देखते हैं। मान लो कोई संख्या लिखी हुई है 4 5 6 1 3 8 2 7 5 1 इंटू 2 3 3 1। बताओ इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? तो आपको क्या करना, वही करना है जो अपने परसेंटेज में किया। क्या 4 और 5 9 छोड़ दो, 6 और 3 9 बन गया, छोड़ दो। यहाँ पे आप 9 भी लिख लो, किसी 9 तो लिखते नहीं हो। तो इधर देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9। तो इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 5 है। इस डिजिटल सम को गुणा करोगे किससे? इसके वाले से। ये गया 3 और 3 6, 6 7 8 और 9। अब देखो यहाँ पे 9 बन गया। अब एक चीज़ देखो, 9 बन गया तो आप 0 तो लिखोगे नहीं, यहाँ पे 9 ही लिख दो। ठीक है, जब भी आपको रिमाइंडर 0 बचे तब आप 9 लिख दिया करो। ठीक है, वो बेटर रहेगा। देखो कैसे। अब एक चीज़ हमेशा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे लेक्चर में यही सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाली बात है कि जब भी किसी संख्या को 9 से गुणा कर दोगे तो वो पूरी संख्या का जो डिजिटल सम है वो 9 बन जाएगा। देखो आप कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5, आपका जो मन करे कुछ भी लिख दो। अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूंगा, इससे 9 से गुणा कर दूंगा, तो इसका डिजिटल सम 9 बनेगा, इसका भी डिजिटल सम 9 बनेगा। क्योंकि 9 अपने आप में एक ऐसी प्रॉपर्टी रखती है जो किसी भी संख्या को गुणा करके उसका डिजिटल सम 9 बना देती है। देखो कैसे, आप खुद चेक करो। 4 और 5 9, 3 और 2 5, 5 गुणा 9। अब ये 9 का मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल के 9 का जितने भी मल्टीपल है सबका डिजिटल सम 9 ही आता है। देखो कैसे, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। बताओ यहाँ डिजिटल सम क्या है? 9। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 9 9 9 9 9 9 9 चलता रहेगा। चाहे इस 9 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, 2 3 5 6 7। आपको पता है कि इस संख्या का जो डिजिटल सम आना है वो यूनिट डिजिट में आएगा, और कोई भी यूनिट डिजिट यही तो होगी। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा। तो ये इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो कुछ ना कुछ यही बनने वाला है। अरे अब इस 9 को आप चाहे 4 से गुणा करो, चाहे आप 5 से गुणा करो, चाहे आप 6 से गुणा करो, क्या बनने वाला है? डिजिटल सम 9 ही बनने वाला है। बनने वाला है कि नहीं? नहीं। तो आप ये ध्यान रखना, गुणा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप गुणा करोगे, गुणा में अगर कोई संख्या है वो 9 से गुणा हो रही है तो उस पूरी संख्या का डिजिटल सम 9 बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 18 गुणा 3, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब 18 छोड़ दो, 18 नहीं, मान लो कुछ और लिख दो जो आपका मन करे, 17 गुणा 13। तो बताओ इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? आपको दिख रहा है 3 गुणा 3 9 बन गया। 9 बनते आगे कुछ देखना ही नहीं है, इस संख्या का डिजिटल सम 9 लिख देना है आंख बंद करके। ये आपका टाइम बचाएगा, फिर देखो मैं एक चीज़ फिर से समझाता हूँ आपको अच्छे से कि कोई भी संख्या है, जैसे आपका मन करे ABCDE, ये लिखा हुआ, आपको पता ही नहीं ABCD की वैल्यू क्या है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बताओ इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? तो आप देखोगे 3 गुणा 3 9 बन गया। तो 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो, डिजिटल सम क्या आएगा? 9 आएगा। तो गुणा के अंदर आपको ये याद करना है। एडिशन मैंने आपको समझा दिया कि ऐड कैसे करना है। सब्सट्रैक्शन मैंने बता दिया कि माइनस कैसे करते हैं, अगर माइनस में आ गया तो प्लस 9। अब बचता है डिवीजन, कि भाई भाग में अपन कैसे लगाएंगे डिजिटल सम को। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या ऊपर लिखी हो 4 3 7 8 9, अगर बटे में, आपको पता है कि अपने आप बटे में 1 होता है, हमेशा होता है। तो अगर बटे में 1 है तो अपन क्या करेंगे? डिजिटल सम लिख देंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या है वो अपने आप में बटे में 1 रखती है कि नहीं रखती? रखती है। ये आपको सबको पता होगा, छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा है। तो अब देखो मैं बोलूँ 75/1 या फिर मैं बोलूँ 75, इसका डिजिटल सम क्या होगा? 7 और 5 12, 12 का मतलब 2 और 1 3 है कि नहीं? मैं 63 बोलूँ तो क्या है? 9 है। यहाँ से देखो 9 कट गया, यहाँ देखो 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो 18 फिर 9 का मल्टीपल छोड़ दो 4, यहाँ से डिजिटल सम क्या आएगा? 4 आ गया। अब देखो मैं ऐसे बोल दूँ कि 4325/2, तो इसका डिजिटल सम बताओ। तो इसका डिजिटल सम आप नहीं निकाल पाओगे। अब क्या करना पड़ेगा? बटे में अपने को क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? थोड़ा सोचो। 2 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो 10 बन जाएगा नीचे। 10 का मतलब 1 + 0 = 1। तो बटे में क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब मैं ऊपर भी 5 से गुणा कर दूं। तो अब देखो 4 3 7, 7 और 2 9, ये तो गया। 5 और 5 25, 25 का मतलब 5 और 2 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया।
ये कैसे किया मैंने, पहले बटे में मैंने एक बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप ये बनाना सीख ले तो यही वाला पार्ट है ना, बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आराम से सीखो। अब देखो मान लो बटे में 5 होता, 4 3 2 5 बटे 5, तो अपने को नीचे क्या चाहिए, 10 चाहिए, मतलब 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, 2 से गुणा कर दो, तो पेयर बन गया। जब 5 बटे में होगा तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 बटे में होगा तो हम 5 से गुणा करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप है ना एक काम और कर सकते हो, 4 3 2 5 यही संख्या लिख लो, बटे में लिख दो आप 4। अब 4 के लिए हमें यहाँ पे 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, इसको मैं 7 से गुणा कर दूँ, 7 चौक 28, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1। तो जब 4 लिखा होगा तो मैं किससे गुणा करूँगा, जब 4 लिखा होगा तो मैं 7 से गुणा करूँगा। और बटे में अगर 7 होगा, इसकी जगह 7 होता तो अपन क्या करते, इसको 4 से गुणा करते, तो 7 होगा तो इसे 4 से गुणा करते, हो गया। अब बचा 7 भी हो गया अपना, देखो 1 तो हो ही गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब बचा क्या, 8 बचा। तो 8 का क्या होता है, जैसे कि 4 3 2 5, अगर बटे में 8 है, अपन इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, बटे में अपने को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूँगा, 8 से। क्यों, क्योंकि 8 × 64, 6 और 4 10, 1 बन गई फिर, तो ऊपर भी 8 से गुणा, नीचे भी 8 से गुणा, तो कितना आया, 4 3 7 8 2 9, 5 × 8 = 40, कितना आया, 4 + 0 = 4। समझे? आपको डिवीजन में क्या करना है, बटे में हमेशा और हमेशा 1 बनाने की कोशिश करनी है, आप आराम से बना पाओगे। ये जो टेबल है वो आपको याद करनी है, अपने नोट्स में लिख लो, डिजिटल सम के जो नोट्स हैं। अगर बटे में 5 है तो मैं 2 से गुणा करूँगा, बटे में 2 है तो मैं 5 से गुणा करूँगा। ये आपको पेयर याद हो गया, इसका पेयर याद हो गया, और ये 8 है, तो 2 ही चीज़ याद करनी है कि 2 है तो 5 से गुणा करना है, 4 है तो 7 से गुणा करना है, 8 है तो 8 से गुणा करना है, बाकी रिवर्स हो गया। तो इतना ही आपको याद करना है बस। मैं इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि अभी आपको क्या पता समझ में नहीं आया हो, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। अब देखो मैं लिखूँ 2 1 3 4 5 बटे 2, फिर मैं लिख रहा हूँ 6 6 7 8 9 1 बटे 4, फिर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2 3 5 1 बटे 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 4 6 3 बटे 7, फिर मैं लिख रहा हूँ 3 1 8 बटे 8। ठीक है, कुछ रहा तो नहीं, सारे आगे। अब देखो, अब इसका डिजिटल सम कैसे निकालोगे, अपना काम है बटे में 1 बना दें। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या होती है उसके बटे में 1 ऑलरेडी होता है, तो 1 होता तो अपने को दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखो मैं इसको 5 से गुणा करूँगा ताकि बटे में 1 बन जाए, हो गया। अब यहाँ देखो ये कितना, 8 मान लो इसको, 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो यहाँ आ गया 3 × 5, तो कितने आ गया, 15, 15 का मतलब 6 आ गई। बटे में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4 है तो बटे में पहले 1 बनाना है, कैसे बनाओगे, 4 × 7, यहाँ 7, 9 गया, 8 1 9 गया, 6 से 12, 12 7 19, तो 19 का मतलब हो गया, देखो 19 का मतलब 9 को इग्नोर करो, 1 आ गया, 1 × 7 = 7। यहाँ क्या करोगे, 2 से गुणा, या आप खुद से कर सकते हो, इसको किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा, इसको 8 से गुणा। ठीक है, देखो 8 1 9, ये 3 × 8 कितना बन गया, 24। ठीक है, इस अभी अपन ने क्या सीखा वो देखो, मैं एक बार समराइज़ करवा देता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। देखो, जब भी आपको कोई संख्या 9 से गुणा में मिले तो उसका डिजिटल सम 9 करना है। जब भी बटे में आपको 2 4 5 7 8 दिखे, आपको ऐसा गुणा करना है ताकि बटे में 1 बन जाए। अब बात बची कि सर बटे में 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो क्या करेंगे। इसके लिए स्पेशल केस बनता है, वो मैं आपको आराम से प्यार से समझाता हूँ। जब ये आ जाएगा तो अपन डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। ये डिजिटल सम की लिमिटेशंस है, 2 ही लिमिटेशंस है। एक तो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में नहीं लगेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर देता है, और दूसरा जब बटे में 3 6 9 आ जाए तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। बस ये 2 बातें याद रखना। बाकी मैं समझाता हूँ कि 3 6 9 बटे में आता है तो क्यों नहीं लगा पाते, उसका रीज़न क्या है वो भी आप जान लो। डिवीज़न वाली बात अगर किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो वो ये भी देख सकता है कि 64/4 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो पहले इसको सोल्व करोगे तो क्या आया, 16 आया। 16 में जब 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 6, यहाँ पे 1 बन गया अपने आप ही, तो कितना आया, 6 और 1 7। डिजिटल सम 7 आया, कब, जब 64 में 4 का भाग दिया। लेकिन अपने को पता है कि 64/4 है, तो हमें इस 4 के केस में क्या करना है, 7 से गुणा करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब देखो 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 × 7, कितना आया, 7।
तो आई थिंक अब आपको अच्छे से डाइजेस्ट किया होगा कि अपन क्यों 7 से गुणा कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे 7 से गुणा करने पे। डिजिटल सम को ऐसे निकालते हैं। अब देखो आपको एग्जांपल बताऊं, 38/2 है मान लो। 38/2 का डिजिटल सम निकालना है तो कैसे निकालोगे? अपने को पता है कि ये 19 है कि नहीं है, तो 9 और 1 10। वैसे 9 दिख गया, इग्नोर करो। कितना आया डिजिटल सम? 1 आया। अब इसको आप क्या करोगे, 38/2 है, नीचे क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है? 1 बनाना है। 5 से गुणा कर दो, गुणा 5, तो 8 और 3 11। 11 का मतलब 1 और 1 2, 2 गुणा 5 कितना बना? 10। 10 का मतलब 1। तो बराबर बना कि नहीं बना? बना। तो सर आई थिंक अब आपको डाइजेस्ट कर गया होगा कि अपन क्यों गुणा करते हैं। जब 2 लिखा हो तो 5 से गुणा करते हैं, जब 4 लिखा हो तो 7 से गुणा करते हैं, जब 8 लिखा हो तो 8 से गुणा करते हैं। आई थिंक अब डाइजेस्ट किया होगा आपको। अब अपन जो मेन जो कॉन्सेप्ट है कि ये 3, 6 और 9 आते ही अपन जो डिजिटल सम है वो क्यों नहीं लगा पाते, क्यों अप्लाई नहीं कर पाते। देखो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं कि कोई संख्या n है, उसमें अपन 64 का भाग देते हैं, तो मान लो कि जो रिजल्ट है वो अक्स आया कि नहीं आया? अभी अपन 64 का भाग दिया तो n बराबर क्या हो गया? यहाँ से n बराबर क्या होगा? 64 गुणा अक्स, 6 और 4 10, ये 1 बन गया। तो अब अपने को पता है कि यहाँ पे जो डिजिटल सम होगा वही इसका होगा, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि 5 है डिजिटल सम, तो इधर भी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अब देखो इसी चीज़ को आप दूसरे रूप से समझ सकते हो। कोई और एग्जांपल ले लो 64 की जगह। लेकिन n में अगर मैं 3, 6, 9 का भाग देता हूँ मान लो, और अपने पास x आता है रिजल्ट, तो n बराबर x इंटू 3 6 9। तो अब मैं ये बोलूँ कि n में भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो x में भाग देने पे रिमाइंडर आएगा, वो सेम आएगा। ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3, 6, 9 भी है। तो अगर इधर ये 3, 6, 9 में से कोई कट गया तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि जो x को काटने पे या x में भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। आप समझो कि 3, 6, 9 है, इधर ये कट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप रट्टा मार लो कि 3, 6 और 9 बटे में हो तो हमें डिजिटल सम यूज नहीं करना है। अब अपन सवालों पे चलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें जो लिखी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है ऑलरेडी। जब आप पीपीटी देखो तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब ये मैंने टेबल भी बना दी है कि 2 है तो 5 से गुणा, 4 है तो 7 से गुणा करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चंस डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2017 का सीजीएल मेंस हुआ था, बहुत टफ पेपर था, एसएससी की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर था। उसमें 20 से 25 सवाल, 20 से 30 ही मान हुआ, 30 सवाल डिजिटल सम से बन रहे थे। आप देखो जिस बच्चे को 50 क्वेश्चन आ रहे थे और 30 क्वेश्चन अगर वो डिजिटल सम से बना रहा तो 160 टॉपर्स में पहुँच गया वो, क्योंकि 170 के आसपास तो टॉपर के स्कोर आया था। तो आप समझ रहे हो डिजिटल सम का उपयोग बहुत टफ मॉडरेट क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से होता है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बताया कि डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या है? 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1 और प्लस 1 प्लस 5 ये 6 आ गया। 1 और 2 3, 1 और 2 3, तो ये देखो कितना बन गया? 9 बन गया। 9 बन गया तो छोड़ दो, इसका डिजिटल सम 9 आना है। तो कौन सी संख्या का डिजिटल सम 9 है? चेक करो। 9 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 9 गया, ये 9, तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। आया कि नहीं आया? देखो सारे कट गया मतलब 9 ही है, क्योंकि चाहे उसको रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब 9 बनेगा वो, ठीक है। आगे देखो 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 3 9, यहाँ से 7 आ रहा है। 9 और 9 9, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 का मतलब 1 प्लस 3 4। आगे देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 4 10, 10 और 1 11 मतलब 2। तो अब ये देखो कि यहाँ पे 9 डिजिटल सम है, इधर इस वाले पार्ट का 9 डिजिटल सम आया, तो इस वाले पार्ट का भी क्या आएगा? डिजिटल सम 9 ही आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। इसका मतलब अपन श्योर है, गारंटी है, यही आंसर होगा। अगर कोई और ऑप्शन में 9 आ जाता डिजिटल सम तो हम क्या करते? फिर श्योर नहीं होते, फिर हमें कुछ और तिकड़म लगानी पड़ती। अब देखा कितना आसान सवाल था। ये सारे सवाल डिजिटल सम से होने वाले, क्योंकि पीवाईक्यू में मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो डिजिटल सम से होते हैं। अब देखो पहले ऑप्शन चेक करना, ऑलवेज डिजिटल सम लगाने से पहले हमेशा ऑप्शन चेक करना कि ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं। 8 और 1 9, कितना आया? 3, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 का मतलब 1 प्लस 6 7, 7 और 6 13 4, 8 और 5 13 और 2 15 6।
तो इनका डिजिटल सम अलग अलग है। इसका मतलब इधर जो डिजिटल सम आएगा पूरे का पार्ट का वो इधर आने वाला है। तो इधर कितना है 8 और 1 9, इधर डिजिटल सम 1 है तो इधर पूरे का कितना होगा 1 होगा। तो निकालो 8 और 8 16, 16 का मतलब 1 + 6 7, 7 और 3 10 गुणा 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 प्लस 4 और 2 6 गुणा 2 और 1 3। तो ये क्या बन गया 9 बन गया। बना कि नहीं बना, बना। माइनस x, अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 7 गुणा 1 प्लस 36 18, 18 का मतलब 9, इसको 9 लिख दो, माइनस x बराबर 1। अब देखो 7 और 9, इसको आप इग्नोर कर दो, 9 दिख गया इग्नोर कर दो, कोई काम का ही नहीं है। अब इसको जोड़ भी लो, देखो 7 + 9 माइनस x बराबर 1। एक आप में बोलूँगी इसको इग्नोर कर दो, 7 माइनस x बराबर 1। तो कितना आया माइनस x, उसको उधर भेज दो, x बराबर 6 आया कि नहीं आया, आया। इधर से क्या, इसको आप 7 में ऐड करो, क्या होगा 9 और 7 16, 16 का मतलब 1 + 6 कितना आया 7, 7 माइनस x बराबर 1। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी डायरेक्ट इस 9 को इग्नोर करके। तो क्या आया x बराबर 6। तो x का जो डिजिट सम होगा वो 6 होगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन लिखा है जिसका डिजिटल सम 6 है, ये वाला है। पहले अपन जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर रहे हैं, उसके बाद अपन चैप्टर में घुसेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल उठाएंगे। अब ये देखो, ये आप खुद से करो, इसका डिजिटल सम 6 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 9 है। तो पहले इधर देख लो कितना आ रहा है 9, 8 और 1 9, इधर 8 डिजिटल सम है, तो इधर वाली संख्या का भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए 8। तो करो 3 और 1 4 गुणा 6 और 2 8 गुणा, यहाँ पे अपना x लिखा हुआ है x, तो कितना है 8 चौक 32, 32 गुणा x बराबर 8। ये कितना है 3 और 2 5, तो 5x बराबर 8। तो अब 8 यहाँ पे कैसे बनेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचो सोचो कैसे आएगा। देखो अगर x की वैल्यू में 7 रख दूँ तो 7 गुणा 5 कितना बनेगा 35, 5 और 3 8, तो इधर भी 8 इधर भी 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू में 7 रखूँ, मतलब x कोई संख्या है जिसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में संख्या का डिजिटल सम 7 है, इसमें है, तो ये आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आगे देखो, मैं अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आप कूद पड़ो। अब ये देखो, इधर डिजिटल सम क्या है x - 1, इधर कितना हुआ 3 4 और 5, 5 गुणा 4 5 6 माइनस ये कितना है 7 और 2 9, काट दो 1 और 1 2, 2 बटा 3 और 2 5, ये है। अब इसका मैंने आपको बता रखा है कि इसको कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे बट्टे में क्या बनाना है 1 बनाना है, तो क्या करूँगा 2 से गुणा किया, तो क्या आया 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3 माइनस ये कितना आया 4 बराबर x - 1। अब यहाँ से -1 बराबर x - 1, इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 0 आया। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि डिजिटल सम है वो 0 है, या फिर रिमाइंडर अपन क्या बोल सकते हैं कि 0 है। इसका मतलब ये है कि वो संख्या पूरी पूरी बार भागी है, मतलब x की वैल्यू 9 है। देखो चाहे 0 दिखे चाहे 9 दिखे, इस बात को आप इंटरचेंज करते रहना, जहाँ पे ज़रूरत है वैसे आप करते रहा करो, ठीक है। अब देखो, तो x एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए, ठीक है। चेक करूँ 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 1 8, इसका 8, तो ये नहीं हो सकता आंसर। ये क्या है 8 और 1 9, 3 और 4 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो 3 और 3 6 7 8 9, और ये 9 कट गया, तो यहाँ पे 0 बन रहा है, मतलब 9 है कि नहीं। देखो 9 और 9 18, 18 का मतलब 1 + 8 = 9, है कि नहीं, है। अब आगे देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 1 17, 17 का मतलब 8, ये आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सी संख्या है जिसका डिजिटल सम 9 है, ये वाली है, ये आंसर हो गया। ये आपकी ड्रिल चल रही है, मेन क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, अभी अच्छे से करो। अब देखो 1004 का स्क्वायर है, अब इस क्वेश्चन को आप करने बैठोगे ना मैनुअली, बहुत बढ़िया से टाइम खाएगा। 1004 का स्क्वायर है, यहाँ पे 998 का स्क्वायर है, तो बताओ यहाँ पे डिजिटल सम क्या है 5, तो 5 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस 9 को छोड़ दो 8 बचा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से 25 माइनस 64, तो 25 का डिजिटल सम 7, इसका डिजिटल सम क्या हुआ 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 = x, तो x की वैल्यू क्या आई 6। 6 का मतलब ये है कि x एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 6 है। तो देखो कौन सी है,
2 2 4 2 4 1 7, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 2 4 2 4 1 7, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 और 2 4 5 और 6, ये आंसर हो सकता है, गारंटी नहीं है। 3 और 2 5, इसका 5। अब तो गारंटी बन गई क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 6 है, तो यही आंसर है। ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछी है। देखो बात ये है, जितने भी मॉडरेट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें डिजिटल सम लगने के चांसेस उतने हाई रहते हैं, क्योंकि वो पेपर ऐसे ही सेट करते हैं। अब ये देखो, ये अपना एलजेब्रा का क्वेश्चन है, IBPS PO में पूछा गया सवाल है। देखो डिजिटल सम करना है, 2 और 3 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 6 14, 14 6 20, नहीं 8 6 14, 14 4 18, 18 का मतलब 9, 9 को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिया। आगे देखो, इस 9 को छोड़ दो, 8 3 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 बराबर x प्लस 9 छोड़ दो, 7 और 2 9 छोड़ दो, 6 4 10 1, तो यहाँ पे 36 बन गया। 36 का मतलब फिर 9 आ गया, छोड़ दो, तो 4 बराबर x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए। तो चेक करो कौन से में है। 6 3 9 गया, 1 से 1 आएगा, कोई नहीं है। 8 और 2 10 और 1 11, 2 है यहाँ पे, ये 6 3 9 गया, 8 4 12 और 1 13, यहाँ से 4 आएगा। यहाँ देखो 4 और 4 8, 8 2 10, 10 और 6 16 और 1 17, तो ये तो गलत हो गया। क्या गलत हुआ है, दोबारा करते हैं। देखो कुछ गड़बड़ हुई है। देखो गड़बड़ क्या हुई, देखो पता चली ना, ये 9 बन गया था, ये 9 बन गया था, ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, देखो x की वैल्यू क्या आई, x बराबर -5 आई कि नहीं आई, आई। -5 का मतलब क्या है, मैंने समझाया था कि 9 में 5 कम पड़ रहा है, या फिर इसमें आप क्या करोगे, 9 ऐड कर दो, तो क्या आया, 4 आया। आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इसको आप थोड़ा सा काट दो, ये थोड़ी सी गलती हुई है, ये लो, ठीक है। आगे करते हैं। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो √n का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, √n का। ये n का लिखा हुआ है, तो n का जो डिजिटल सम है, अब देखो यहाँ पे इसका जो डिजिटल सम आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अपने को डिजिटल सम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखो मैं फिर से बताऊँ, ये √ लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि अगर इसका डिजिटल सम मान लो 2 है √n का, तो n का क्या होगा, 4 होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपने को इसकी वैल्यू पूछिए तो इसका पहले डिजिटल सम निकालो। 6 3 9, 4 2 6 1 7, 5 4 9, 3 2 5 1 6, 4 4 8 1 9 गया, बचा 5। आगे देखो, आगे देखो, 7 और 2 9 गया, 4 3 7 1 8। तो ये जो डिजिटल सम है ये किसके हैं, √n के। अपने को n के पता है यहाँ से, तो अपन क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। 49 9 गया, 4 बच गया, 36 का 9 है, 5 का कितना होगा 25, 7, 8 का क्या है 64, 1। तो चारों ऑप्शन अलग अलग डिजिटल सम है। तो अब यहाँ से इसका डिजिटल सम निकाल लो और जो मैच हो जाए वही हो गया। क्यों, अपने ये n के निकाल लिए, इधर से निकाले कि नहीं निकाले, निकाले। अब देखो 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का मतलब 36, 36 का मतलब 9 छोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 9 को छोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, प्लस इधर देखो 6 और 3 हो गए, 4 और 2 6 और 1 7, ये कितना बना 13 बना, 13 का मतलब 4। तो 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर आ गया। अपन ने क्या करा वो समझो, यहाँ पे n दिया हुआ है, n की टोटल वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से अपने को डिजिटल सम 4 मिल गया। और यहाँ पे √n की लिखी हुई है, तो अपन ने क्या किया, इनका जो डिजिटल सम आया उसका स्क्वायर करके n की वैल्यू निकाल ली। तो कहाँ पे n की वैल्यू मैच हो गई, इसमें मैच हो गई, बस काम बन गया। 30 सेकंड में सारे सवाल सोल्व कर पा रहे हैं, जो बड़े बड़े सवाल है। अब देखो एक और सवाल, ये देखो कितना प्यारा मेंस का सवाल है, बहुत अच्छा। आप इसको मैन्युअली करने बैठोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको दिख रहा है कि 1/0.4। मैंने बताया पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बटे में 4 है तो नीचे क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, 7 से गुणा करोगे तो सब में बटे में 4 है, तो सबको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7। अब ये देखो इसका डिजिटल सम क्या आया, 7। तो पहले पद का डिजिटल सम 7 है, तो इसका भी 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि सिर्फ पॉइंट है 0 0 है। तो 7 कितनी बार है, 8 बार। तो 8 7 56, 56 का मतलब 2 कैसे आया, 5 5 और 6 11, 11 का मतलब 1 और 1 2। अब देखो कौन से ऑप्शन में आपको डिजिटल सम 2 मिल रहा है। मैं नीचे से चेक कर रहा हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, इसमें 6 आ रहा है, नहीं है। अब देखो 5 और 2 7, एक बार बन गया 7, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 56 मिल गया एग्जैक्ट, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, आप इनका चेक करोगे, अगर इनमें किसी में 2 मिल गया तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन मेरे को पता है, मैंने चेक किया है, तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला है, इनका सबका डिजिटल सम अलग अलग आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सवाल है, इस सवाल में क्या बोला है, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो बताओ m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो m और n दिया हुआ है, या इन दोनों को मैं बोल दूं c जोड़ने पे, इधर मैं 9 का भाग दूं, इधर मैं 9 का भाग दूं, रिमाइंडर तो सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, m प्लस n का रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेता हूँ और यहाँ मैच करवा लेता हूँ। तो m का रिमाइंडर क्या आया, 1 और 1 और 1 3, इधर से 3 आया, इधर ये 3, इधर ये 9 बन गया और इधर ये 9 बन गया, तो ये छोड़ दो, 3 और 3 6। जिस ऑप्शन में रिमाइंडर 6 आ रहा है, डिजिटल सम 6 आ रहा है, वही अपना आंसर होगा। देखो मैंने ऑलरेडी बेसिक बहुत अच्छे से समझाया, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत है फिर आपके साथ। m और n का दोनों का 3 और 3 कितना आ गया, डिजिटल सम 6, तो c का भी कितना आना चाहिए 6, तो ये c की वैल्यू तो लिखी हुई है m प्लस n, तो देखो कौन से में है, 9 गया, 4 और 2 6, पहला ऑप्शन आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यहाँ आ गया 4, 3 और 1 4, यहाँ देखो 4 4 8 4 3 12, 12 का मतलब 3, यहाँ देखो 13 13 26 33 39, 39 में 3 उड़ा दो 3, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 6 है, तो ये इसका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आगे चलो, ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब देखो एक निश्चित राशि पे, देखो कमर कस लो, ये वाले क्वेश्चंस आपको इंप्लीमेंट करने, इनमें डिजिटल सम आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप वैसे भी बना लोगे, बट इधर बढ़िया कैलकुलेशन आई तो डिजिटल सम आपका काम बनाएगा। देखो एक निश्चित राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये कितना है, 22 वर्ष नहीं है, 2 साल होंगे शायद, 2 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये सवाल ऐसे बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, नहीं, ए सर्टेन सम अमाउंट टू आरएस दिस एट ए 15% PA इन, हाँ ये बोलना चाह रहा है कि ये जो अमाउंट है ये 2 साल में बनी है, तो प्रिंसिपल क्या है ये बोल रहा है। तो प्रिंसिपल अपन ने एक्स मान लिया, रेट कितनी है 15%, 15% रेट है, इसका मतलब देखो 15% रेट है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि भाई 23/20 समझोगे, तो 23/20 के भाव से बढ़ रही है कितने साल, 2 साल, तो इसका टोटल अमाउंट कितना बन गया 4205.55, बना कि नहीं बना। अब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से ये कैलकुलेशन करके इधर भाग दोगे, 23 के स्क्वायर का भाग दोगे, फिर इसे 20 के स्क्वायर से गुणा करोगे, इतना आपको कैलकुलेशन करना है। बट आप एक काम करो, पहले आपको सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करना है। डिजिटल सम का यूज़ कब करना है, सबसे पहले ऑप्शन देखो, इसमें 3 आ रहा है डिजिटल सम, इसका 8 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है। अब मैं श्योर हूँ, अब मैं डिजिटल सम लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। देखो x गुणा 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर, नीचे है 2 का स्क्वायर मतलब 4, अब बटे में 4 आ गया तो मैं क्या करूँगा 7 से गुणा कर दूंगा, कर दिया, ऊपर क्या बना 25, 25 का मतलब 25 गुणा 7, 7 गुणा 7 कितना आया 49, 9 को छोड़ दो 4, तो मेरे पास आ गया 4x इक्वल टू, इधर डिजिटल सम क्या आ रहा है 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 का मतलब 3, तो मेरे पास 4x बराबर 3 आ रहा है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूँ ताकि मेरे पास 3 आ जाए बराबर में। तो देखो यहाँ पे आप 3 रखोगे, देखो ये वाला ऑप्शन रखोगे कि 4 गुणा 3, क्योंकि ये 3 क्या है, x की वैल्यू तो है, x का डिजिटल सम, तो 4 गुणा 3 क्या आ गया 12, क्या आ गया 1 और 1 2 3, 3 बराबर 3, तो यही अपना आंसर हो गया। देखा, आराम से मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आपको नहीं समझ में आया आगे वाले क्वेश्चन में पक्का समझ में आएगा, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ये देखो ये सवाल है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में बना लेगा, जिसको डिजिटल सम पता है वो देखेगा कि भाई 9 9 गया, 8 थी 24, 24 का मतलब 6, यहाँ पे 9 क्योंकि सारे 9 हैं, यहाँ पे देखो ये 3 कट गए, 8 थी 24, 24 का मतलब 6 है, आगे देखो 8 थी 6 6, लेकिन
एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, चलो ठीक है इसमें 1 और 2 और 3 ऑप्शन अपने को 6 मिले, बट मेरे को क्या दिख रहा है कि जो P है वो 99 है। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी 9 की मल्टीपल मिलेगी। क्यों? यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो 9 गुणा 11, आगे कुछ भी लिखा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 9 दिख गया, मेरा काम बन गया। पूरा का पूरा डिजिटल सम क्या आना है, संख्या का 9 आना है, बस बात ख़त्म। ये इतनी बात पता होती तो ये सवाल 10 सेकंड का भी नहीं है, पढ़ते ही आंसर आ गया। अब आगे देखो, ये वाला सवाल देखो, पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम करो। 3 और 3 6, 7 8 और 1 9, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 3 और 3 6। डिजिटल सम सबका अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल सम का यूज कर सकता हूँ। कैसे? देखो, x की क्यूब, x 2 है तो 8 प्लस 27 है, 7 है, दोनों छोड़ दो, x का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 6, 6 3 9 छोड़ दो, x कितना है 2 प्लस 6 3 9 छोड़ दो 1, कितना आया डिजिटल सम 8 1 9 छोड़ दो 6। कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 6 दिख रहा है? ये रहा, देखा जादू। आगे देखो, ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट मैं इस हिसाब से बताऊंगा आपको समझ में आए। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम एचसीएफ का, बट इसको अपन इस डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे हम जब 15 और 18 और 24 से विभाजित करें तो हर बार शेषफल 8 बचता है और 13 से पूर्णतः विभाजित है संख्या। अब देखो मैंने क्या पिक किया, मेरे को दिख गया कि 9 का मल्टीपल है इधर, ये रहा, है कि नहीं है, और शेषफल भी 8 बच रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई कि शेषफल 9 से छोटा बच रहा है। मतलब थोड़ा समझो कि मान लो संख्या n x, मान लो कि इस संख्या में आप 15 18 24 का भाग दो तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। ठीक है, आगे ये वाली कंडीशन भी दे रखी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, भाड़ में जाए बाकी चीज़ें, मेरे को ये 18 दिख गया, मेरा काम बन गया कि जब मैं x में 18 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 8 बचे। इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा सा थिंक करो। इस 18 को मैं 9 भी लिख दूं, एक बार x बटा 9 लिख देता हूं कि मैं जब x में 9 का भाग दूं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। रिमाइंडर 8 आने का मतलब है इस संख्या का डिजिटल सम 8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो देखो इस संख्या में कौन से में डिजिटल सम 8 आ रहा है, 7 1 8 7 6 9। तो मैंने इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से उड़ा दिया। ये लो, मेरे को भले ही कंसेप्ट नहीं पता, भाड़ में जाए कंसेप्ट, अगर मेरे को गणित की भाषा समझ में आती है हल्की फुल्की तो मैंने इस सवाल को उड़ा दिया। चलो ये आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले सवाल आप बनाओ, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। अभी आप खुद से करना, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी इन सवालों की। अपन मेन कॉन्सेप्ट करेंगे। ये देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट फॉर 1.5 ईयर एट 38% एनम द इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली। अब देखो 1.5 साल के लिए मतलब 3 साइकिल बन गई, 6 महीने की बनी कि नहीं बनी, और 38% है, मतलब एक साइकिल के लिए 19% का इंटरेस्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब अमाउंट अपनी है कितनी है, 11,280, ये अपनी अमाउंट है। अब अपने को इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी 3 साल की, यहाँ से देखो 1.19 का क्यूब बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। ये टोटल अमाउंट बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा, क्या, प्रिंसिपल क्या अपना, ये -1। आई थिंक इतना आपको लिखना आता होगा, मैं समझता हूँ। ये मेरे पास आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा डायरेक्ट। आपको ये नहीं समझ में आता तो एक काम करो, 11,280 119/100 का क्यूब, ये मेरे पास टोटल अमाउंट हो गई। इसमें से क्या घटाऊंगा, 11,280, बस इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या आएगा, इसका डिजिटल सम कर दो, इतने का करो, कितना आया 8 1 9, इधर कितना बचा 3, गुणा 9 गया, 2 का क्यूब 8 -1 कितना बचा 7 गुणा 3 21। मतलब डिजिटल सम 3 आ रहा है, वो वाला ऑप्शन पिक करना है। लेकिन आपको डिजिटल सम पहले नहीं निकालना है, पहले आपको ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालने होते हैं हमेशा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ तो उल्टा कर दिया, आगे से मैं भी आपको यही करके दिखाऊंगा। देखो 9 गया, ठीक है, आगे देखो 7 और 2 9 गया, अब देखो 5 और 4 9 गया, अब देखो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का मतलब 1, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे देखो 7 और 2 9, 5
और 4 9, मतलब 4 और 5 9, 6 और 3 9, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, आगे देखो 7 और 2 9, 9 से 9 गया। अब देखो 7 और 2 9, तो ये 8 है, ये 8 है, 16, 16 और 5 21, ये 3 आ रहा है। अपना ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम कितना है 3 है। आगे देखो, आगे आप चेक करोगे तो इसका जो डिजिटल सम है 5 और 4 9, 7 और 2 9, और क्या हो रहा है 7 और 2 9, 6 और 3 9, इसका 5 आ रहा है। तो बताओ कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है। आगे देखो, ये सवाल तो बहुत आसान, आप खुद ही कर लोगे। एक निश्चित धनराशि पर 4 साल में 10% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यह है, तो धनराशि क्या है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो क्या बोल रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये सवाल आप करोगे और इसका आंसर लिखोगे। बहुत आसान सवाल है, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अब ये परसेंटेज का सवाल है। किसका सवाल है? परसेंटेज का सवाल है। ये बहुत सारी टीचर्स ने करवा भी रखा है। जब मैंने सीखा था तब मैंने ये सवाल सबसे पहले सीखा था, जब मैं ये अपना डिजिटल सम लगाना सीख रहे थे तब। देखो, किसी की मासिक आय है, वो अक्स मान ली अपन ने, मान ली। अब इस अक्स में से घरेलू खर्च के लिए 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना कर दिया? 24 और 16 40, 40 और 28, 40 और 28 68, 68% खर्च हो गया। बचा कितना? 32%। शेष में से उसने 72% धनराशि दान कर दी। तो 32% में भी 72% खर्च कर दी, बची कितनी? 32 का 28%। तो जो अक्स वैल्यू है उसमें उसके पास 32% बचा, मतलब 0.32 बचा। इसका भी इसके पास अब कितना बच रहा है? 0.28। और उसके पास कितने रुपए बचे? ये रुपए बचे। कितने बचे? 24,03.52। तो बताओ कि उसकी राशि क्या थी? राशि क्या थी बताओ। अब ऑप्शन चेक करोगे आप, 1 मिनट रुको। तो आपको क्या करना है, पहले जो ऑप्शंस है उनका डिजिटल सम देखना है। 7 और 2 गया, 5 और 4 9 गया, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो। 7 7 और 2 9, 8 से 14, 14 का मतलब 5। इधर देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 11 का मतलब 2 आ रहा है। 9 से 9 गया, 5 और 2 7 और 2 9, यहाँ से 3 आया। अगर डिजिटल सम 2 आया तो अपन आंसर नहीं कर पाएंगे, बाकी अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ चेक कर लो, 3 और 2 5 गुणा 8 और 2 10 1 गुणा अक्स। तो यहाँ से आ रहा है 5 अक्स बराबर, इधर देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7 7। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लिखूँ मैं ताकि 7 आ जाए। तो मेरे को पता है कि मैं 5 वाला ऑप्शन पिक करता हूँ। यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ, 5 गुणा 5 कितना आया? 25। 5 और 2 7 बराबर 7। आंसर आया कि नहीं आया? आया। देखो ये सवाल आप मैन्युअली करने बैठोगे तो आप पहले इससे काटोगे, फिर इससे काटोगे, आपका 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा आराम से, 90 सेकंड आराम से जाएगी सवाल में। लेकिन आपने ये कर लिया तो आसानी से होएगा। अब आगे देखो, ये अलजेब्रा का सवाल है। मान लो कि आप भूल गए कि मैं इसको कैसे करूँ। आपको अगर डिजिटल सम पता है तो आप आसानी से करोगे। देखो कैसे, ऑप्शंस देख लो पहले। 5 और 4 9, 9 गया, 4 4 8 1 9 गया, यहाँ से 7 आ रहा है। इधर देखो 5 और 4 9, ये कितना है? 3, तो 5, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। इधर देखो 5 और 4 9 गया, 3 और 2 5, 1 6 7 8 और 1 9 आ रहा है। इधर देखो 6 और 3 9, 5 और 4 9 गया, 5 और 2 8, 5 और 2 7 और 1 8। बस 8 डिजिटल सम नहीं आना चाहिए, अदरवाइज अपना आंसर आ सकता है। देखो क्या करेंगे, ए का क्यूब, एक कितना है? 5 और 3 8, 8 और 3 11, एक का जो डिजिटल सम 2 है, इसका 5 और 2 7 और 1 8, इसका कितना है? 9। तो 9 को तो छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। अपने को पता है सी 9 है, ये सी 9 है, तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। तो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। इन 3 का देखना है, बट सी 9 है तो इसको छोड़ दो, ये गया। अपने को इस 2 का ही देखना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और 8 का क्यूब कितना होगा? 512। तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16। 16 का मतलब 1 प्लस 6 कितना आया? 7। ये लो, हलवा बना दिया हमने सवाल का। बना कि नहीं बना? बना। आपको 9 कहीं भी दिखे इग्नोर मारो, जहाँ भी दिखे इग्नोर मारो, ठीक है। आगे देखो, एक वर्ष के अंत में एक शहर की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई। मान लो कि जनसंख्या अक्स है, 7% की वृद्धि हुई, गुणा कर दो 1.07। दूसरे वर्ष के अंत में 6% की कमी, मतलब अब कितनी बची अपने पास? 94।
आगे देखो, फिर 3 वर्ष के अंत में 3% की वृद्धि हुई, मतलब 1.03। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या ये हो गई कितनी, 5 6 6 5 2 2 3 8 1 9, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। ये लो, इस सवाल को आप करने बैठ गए तो काम बैठ जाएगा अपना। ये सारे PYQ के सवाल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप कैसे करोगे, डिजिटल सम कैसे लगाओगे, 9 8 1 9, 5 8 4 9, 6 3 9, तो 5 6 11, इधर डिजिटल सम 2 आ गया, इधर कितना आया, 3 1 4, 9 है, 9 को छोड़ दो, यहाँ 4, 7 1 8, 8 8 16, 16 का मतलब 6 1 7, 7 गुणा 8 कितना, 56, 56 का मतलब 2, तो 2 बराबर 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो चेक करो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यहाँ से आ गई 5 से 11 2, इधर देखो, इधर देखो आप, 4 5 9, ये आ गई 11, 11 2 13, 13 का मतलब 4, इधर कितना है 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 7। ठीक है, आगे देखो, 5 4 9, 8 और 6 14, 14 और 5, 14 और 5 19, 19 में 9 छोड़ दो, कितनी आ गई, 1 आ गई। अपने को क्या चाहिए, 1 ही तो चाहिए, यहाँ पे बन गया आंसर। ये लो, देखो मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा था, अब थोड़ी सी डाउन हो रही है, क्यों, क्योंकि आप अपनी एनर्जी लगाओ। आपको मैंने सब कुछ सिखाया, बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैंने लेके आया हूँ, आप ये करो। देखो क्या मस्त सवाल है, देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ दिस पर एनम। भाई झाग आ जाएंगे अगर इसको मैनुअली करने बैठ गए तो। अब देखो आप क्या लिखोगे, 381500, 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है, 8.375, बटे में 100 लिखोगे, एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो आप एक काम करो, इसका डिजिटल सम कर लो, वही डिजिटल सम इधर मैच करवा लो, 8 1 9, 5 3 8, 8 गुणा 5 गुणा इधर करो, 7 और 5 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 का मतलब 5, तो ये हो गया 25, 25 का मतलब 7, तो 8 गुणा 7 बराबर 56, 56 का मतलब कितना हो गया, 2। कैसे, 5 6 11, 11 का मतलब 1 और 1 2। ऐसा ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 2 है वही आंसर होगा। देखो ये 9 है, 5 और 2 7, ये 9 है, 5 3 8 1, ये 9 है, इधर 5 और 5 10, 10 और 1 11, इसका 2 है। अब ये देखो, ये सवाल मान लो कि आपके पास 60 सेकंड बचे हुए हैं पेपर में लास्ट में, और ये अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे 2 दिख गया, यहाँ 2 दिख गया, आप एक टिक करके भाग जाओ। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका यही आंसर होगा, क्योंकि इतने बड़े सवाल बनाने के पीछे रीजन क्या होता है एग्जामिनर का, कि आपको गुणा भाग के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं आता, वो ये देखना चाहता है। आप किसी भी मॉडरेट पेपर को उठा के देखोगे, अच्छे अच्छे सवाल डिजिटल सम से ही होते हैं। मैं मेंसुरेशन में आपको बताऊंगा कैसे डिजिटल सम से क्वेश्चंस को करते हैं। मेंसुरेशन सबसे आसान टॉपिक है, आप कैलकुलेशन करने बैठोगे, डिजिटल सम मल्टीपल लगा के उड़ा दोगे। बाकी बच्चे मैनुअली करने बैठेंगे, उनको 2 2 3 3 मिनट लगती है। इसलिए बोलता हूँ अपनी जो स्किल है कैलकुलेशन की, उसको इनहेंस करो। उसमें ट्रिपलेट्स है, डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट है, अप्रोक्सीमेशन है, ऑप्शंस हैं। ये सवाल आप कर पाओगे तभी जाके पूरा पेपर अटेम्प्ट होता है, तभी टॉपर बन पाते हैं। आप टेबल से याद करके बैठे हो, 100 तक टेबल याद कर लो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड बचा पाओगे। बट ये तरीके आपको पता है। अब देखो इस तरीके से आपने करा तो आपको 1 मिनट नहीं लगी, बाकी बच्चा इसको मैनुअली करता तो कितना टाइम खाता कि नहीं खाता। ठीक है, आगे देखो। अब देखो एक प्रॉपर्टी है नंबर सिस्टम की, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी ये नंबर सिस्टम में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अगर ये आपको अभी पता है तो आप ना अभी जो मॉक्स देते हो उन मॉक्स में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो कि जो स्क्वायर्स होते हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा 1 4 5 6 9 ही होता है। आप लिख लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, आगे 100। आप करते जाओ, आपको 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यही मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखना जो स्क्वायर होते हैं उनका डिजिटल सम आप करोगे ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 6 1 7, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 1, आपको ये सिर्फ 4 ही नंबर मिलेंगे। ये सिर्फ 4 ही नंबर मिलेंगे। आप किसी भी स्क्वायर के नंबर्स का अगर डिजिटल सम करोगे तो सिर्फ आपको ये 4 ही नंबर मिलेंगे, या तो 1 होगा, या 4 होगा, 1 7 होगा, 1 9 होगा। अब देखो ये अपन क्वेश्चन करते हैं, आपको अपने आप समझ में आएगा। ये देखो जो न्यूनतम नंबर इसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसे 87 से पूरी तरह विभाजित किया जा सके, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, 13 851 प्लस x बराबर 87।
ये मैं आपको नहीं समझाऊँ क्योंकि बहुत मिक्सअप हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, बट ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? तो मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो 1 4 7 9 ये डिजिटल सम होता है एक स्क्वायर नंबर का। तो पहले तो ये चेक करो कि 1 4 7 9 इनमें से किसका नहीं है। देखो ये 9 गया, ये 9 गया, 8 आ रहा है, तो ये तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता। स्क्वायर बनने के लिए डिजिटल सम ये चाहिए। आगे देखो 9 5 4 9, यहाँ 3 आ रहा है, ये भी नहीं बन सकता। ये देखो 8 8 16, 16 8 2 18, ये 9 बन गया, छोड़ दो। 7 5 12, 12 से 18 9 बन गया, तो ये बन सकता है। आगे देखो 5 4 9, 3 2 5, 5 4 9, ये 1। तो ये दोनों ऑप्शन बन सकते हैं। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अब देखो 5 7 6 8 2 8, ये स्क्वायर नंबर बन सकता है एज ए डिजिटल सम। और 1 3 5 4 2 4, ये क्या बन सकता है? डिजिटल सम बन सकता है। नहीं, ये स्क्वायर बन सकता है, लेकिन अपने कंडीशन और पड़ी थी। स्क्वायर बनने के लिए यूनिट डिजिट 1 4 9 6 5 यही होते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। तो आप चेक करो, क्या 8 आया इसमें? नहीं आया, तो ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पता होगी, तब अच्छे अच्छे सवाल आप सेकंडों में उड़ा पाओगे। तो ओवरऑल के कॉम्प्रहेंसिव जो नॉलेज था डिजिटल सम का, वो मैंने देने की कोशिश करी। कब एप्लीकेबल है? जब आपको एग्जैक्ट आंसर लिखा हो, कभी भी अप्रॉक्सीमेशन में नहीं लगाना है, पहली चीज़। दूसरी, जब आपके बटे में 3 6 9 आ जाए, तब आपको डिजिटल सम का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ओके। आपने एंड तक क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। आगे एक क्वेश्चन और है, आप खुद से करोगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में करोगे। ये क्लास एंड तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताओगे, और अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा फ़ायदा तभी है जब आप शेयर करोगे। और आपका फ़ायदा कब है? जब मैं कंटेंट को बहुत अच्छे से डिलीवर करूँ। तो दोनों तरफ मोटिवेशन ज़रूरी है। आपको मैं अच्छा कंटेंट देकर आपको मोटिवेट रखूँ और आपकी तैयारी बूस्ट रहे, और मेरे को मोटिवेशन आपसे मिलेगा आप जब कंटेंट को शेयर करोगे। ठीक है, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।